Good morning, everyone. We will start. Welcome to our free webinar on the topic to-do list for year-end closing for March end. We will start our webinar in some time, like within 5 minutes. Till then, you can wait for some time. So we'll wait for 1 or 2 minutes more because some people are also joining. We are receiving message on our dashboard. So we'll wait for 1 or 2 minutes. Till then, we will start. So guys, this webinar is for the year-end closing. I'm your head faculty. My name is Shikha Narwal. I'm not able to on my camera. So we will do this webinar without on video on. As far as for my introduction, I'm a chartered accountant, company secretary by profession, and I am working in this industry for more than 14 years. I have worked as a finance controller, as a CFO in various organizations. So इसको वेबिनार को स्टार्ट करने से मैं पूछना चाहूंगी आप लोग किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी? आप लोग मुझको मैसेज करके बता सकते हैं. यू कैन जस्ट टाइप मैसेज इंग्लिश और हिंदी. सो मैं उसी हिसाब से इसको लूंगी वेबिनार को आगे. अगर लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो विल टेक इट इन द इंग्लिश. अगर हिंदी में है ज्यादा तो हम हिंदी में लेंगे. हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, mix English, Hindi, both. Okay, both. Okay, तो ठीक है, फिर हम इंग्लिश और हिंदी का मिक्स लेके चलते हैं. ऐसा क्या कोई है हमारे ग्रुप में जिसको इंग्लिश बिल्कुल इंग्लिश नहीं चाहिए? जिसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर हम प्योरली हिंदी में ही लेके चलेंगे. अदरवाइज we will have a mix English and Hindi. अच्छा, सेकेंड थिंग, मैं एक और चीज बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जो अभी अकाउंट्स में काम कर रहे हैं? मैसेज में टाइप कीजिए वर्किंग इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, वर्किंग इन अकाउंट्स. और यस, यू कैन जस्ट टाइप यस, नो, ओके, यस, टैक्स आर्टिकल, ग्रेट, नो, ओके, ओके. और कितने लोग हैं जो अकाउंट्स में अभी, मैं ये समझती हूँ कि सारे लोग अपना करियर अकाउंट्स में बनाना चाहते हैं. इफ यस, यू कैन टाइप यस. आई एम डूइंग दिस इंटरेक्टिव सेशन. मैं ये इंटरेक्टिव इसलिए करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने और हम समझे कि इस वेबिनार से हमें फायदा क्या होगा. यस, ग्रेट, ग्रेट. तो अभी आप एक और, मैं स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी. आप ये समझते हैं ईयर एंड क्लोजिंग क्या होती है? इसमें से आप में से कितने लोग ईयर एंड क्लोजिंग समझते हैं? यस, ग्रेट. आप में से कितने लोग ईयर एंड क्लोजिंग समझते हैं? आप लिखेंगे, जो लोग जिसको समझ आता है ईयर एंड क्लोजिंग वो लिखेंगे ईयर एंड. जिसको नहीं समझ, ओके, ग्रेट. तो मेरी आवाज एकदम क्लियरली ऑडिबल है सबको? यस मैम. ओके, ग्रेट. तो अब ईयर एंडिंग से मतलब क्या होता है? वर्ड आप में से कितने लोगों को पता है कि ईयर एंडिंग? आपने सबने लिखा यस, ओके. ईयर एंडिंग से मतलब होता है कि हम जब पूरा हमारा, आपको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? यू कैन टाइप यस. मैम एक्चुअली मैं अनम्यूट कर सकती हूँ बट मैं अनम्यूट इसलिए नहीं कर रही हूँ, इससे क्लास को आगे बढ़ाने में काफी इश्यूज होते हैं जब हमारे पास काफी सारे लोग एक साथ वेबिनार ज्वाइन करते हैं. तो विल, यस, करेक्ट, अप्रैल टू मार्च, शाम, कोलकाता. ग्रेट, ग्रेट शाम. हमारा इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो अप्रैल टू मार्च चलता है. वेरी गुड आशीष, वेरी गुड आशीष, अप्रैल टू मार्च. अब हमारा, वेरी गुड जिशान, 1 अप्रैल टू 31 मार्च. वेरी गुड, वेरी वेल डन. अब एक और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी.
ईयर एंड जब हमारा मार्च में होता है, तो उसके बाद हमारा ईयर एंड करने के बाद हमें ईयर एंड क्लोजिंग क्यों करनी है? 31 मार्च पे हमारा खत्म हो गया, हम नया साल शुरू कर रहे हैं, तो हमको ईयर एंड क्लोजिंग क्यों करनी होती है? उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें ईयर एंड क्लोजिंग करनी है? उसका मेन रिक्वायरमेंट क्या है? आपको पता है इसके बारे में? अगर किसी को भी कुछ पता है, जस्ट टाइप कि हम क्यों करते हैं। मैम पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैम स्टेटमेंट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस, कितना मेरा स्टॉक मुझे मेंटेन बचा है। Okay, Jishan. Okay, Jishan, I am muting you. I am Okay. because everyone is mute. At the end of the session, I will unmute all and will take questions for everyone. So that time हम एक मौका देंगे सबको बात करने का, ठीक है? तो अभी के लिए मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। ओके जिशान, थैंक यू पार्टिसिपेशन के लिए। आई एम वेरी ग्लैड आप सब सवालों का जवाब दे रहे हैं, बट वी विल यूज मैसेजेस फॉर दिस। ओके ओके, सो हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे क्योंकि हमें रिपोर्टिंग करना होता है। वेरी गुड। हमको अपना टैक्सेशन का रिपोर्टिंग करना होता है, हमको अपना P&L क्लोज करना होता है, ताकि हमें पता चले कि हमने पूरे साल में क्या कमाया, क्या गवाया। जो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स होते हैं, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने पूरे साल में क्या कमाया। हमें टैक्स, उसके बेसिस पे हमें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टैक्स पे करना होता है। तो हमें वहां पे ये पता चल, तो टैक्स पे करने के लिए हमारी इनकम हमें पता होनी चाहिए। तो हमको अपना ईयर एंड क्लोज करेंगे जब हम सारी एंट्रीज उस साल की कंप्लीट करेंगे, तभी हम इन सारे फाइनल नंबर्स पर पहुंच पाएंगे कि हमें टैक्स कितना पे करना है, हमें जीएसटी डिपार्टमेंट में जीएसटी कितना पे करना है, हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमें लॉस कितना हुआ। ठीक है, जब हमको ये सारी चीजें हमें समझ आएंगी, तभी हम एक फाइनल नंबर्स पर पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें सारी एक्टिविटीज क्लोजिंग के लिए करनी चाहिए। वर्षा, वेरी गुड वर्षा, टू नो द पोजीशन, प्रॉफिट, टैक्स, लायबिलिटी, लॉस टू इम्प्रूव। वेरी गुड। और वर्षा ने एक बहुत अच्छी बात कही, टू इम्प्रूव प्रॉफिट एंड लॉस। जब हमें पुराने साल में पता चलेगा कि हमने, हमारे खर्चे कहाँ बढ़े, कहाँ घटे, तो हम अगले साल की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस होते हैं जीएसटी के या टैक्स के, जो हमें आने वाले साल के लिए करने होते हैं। जैसे एलयूटी, कितने सारे लोगों को एलयूटी पता है? एलयूटी एक एप्लीकेशन होती है जो हम जीएसटी डिपार्टमेंट में देते हैं कि हम सारा एक्सपोर्ट करेंगे, ताकि हमको एक्सपोर्ट के बिल पे जीएसटी ना लगाना पड़े। तो हमको साल के स्टार्टिंग में, जैसे आज 1 अप्रैल है, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, और आज अप्रैल फुल डे भी है, तो गाइस आज अप्रैल फुल मत बनना किसी से भी। तो हमें पूरे साल के लिए जो हमें कंप्लायंसेस साल के स्टार्ट में करने होते हैं, तो वो ये सारी एक्टिविटीज हमारी ईयर एंड क्लोजिंग और नए साल की शुरुआत के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। वो सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। आज से एक और नया प्रोविजन गवर्नमेंट ने लाया है कि ऑडिट ट्रेल डालना पड़ेगा हमें सारे अपने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें। ऑडिट ट्रेल कितने लोग समझते हैं यहाँ पे? यस करेंगे मैसेज में टाइप, जो समझते हैं ऑडिट ट्रेल। नो, शाम नो, कोई बात नहीं शाम, हम कोई है यस वाला? एनीबडी इज देयर फॉर यस? नो, पायल नो, कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन। Rahul Yadav, very good Rahul. So can I unmute you and you will explain to the class? Rahul Yadav, I am unmuting you. You can unmute yourself. हेलो हाँ राहुल, आप बताएंगे क्या होता है? मैम, ऑडिट ट्रेल ये होता है कि वैसे मैं मार्किया भी सॉफ्टवेयर से हूँ मैम, ठीक है। कहाँ से आप? जो परचेज और जो सेल्स होता है ना, हाँ, तो हमारी जो साल में कितनी परचेज हमने की है, कितनी सेल्स की है, परचेज की है, तो उसका हिसाब किताब देना होता है। और उसमें जो एक अर्निंग होती है, साल में आपका टर्नओवर कितना है। नहीं राहुल, मैं आपको थोड़ा सा, वो ऑडिट होता है। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, हम ऐसा मतलब कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज हो जहाँ पे हमें ये पता चले। ट्रेल मतलब होता है कि, ट्रेल का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ एक्शन,
कि आपने पूरा आपकी कोई ट्रांजैक्शन है, सपोज करो आपने 1 अप्रैल को कोई एंट्री डाली टैली के अंदर, तो उसको फिर किसी ने 5 अप्रैल को चेंज कर दिया। आप म्यूट कर लीजिए, अब अपना म्यूट कर लीजिए आप अपना, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड वॉइसेस आ रही है, म्यूट कर लीजिए। तो हम ये देख, ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है कि हमारे जो हमने एक ही एंट्री को बार बार अगर चेंज किया, तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या फिर वो अपना पूरा ट्रेल मेंटेन करता है कि किस डेट को इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को जब रिकॉर्डिंग की जाती है तो उसको ट्रेल कहा जाता है। समझ गए? ट्रेल मतलब जैसे आपका एक सीरीज बनती है कि 5 तारीख को सपोज करो आपने एक एंट्री डाली परचेज की, आपने 1 अप्रैल को डाली, 2 अप्रैल को उसको चेंज कर दिया, फिर 5 अप्रैल को फिर से चेंज कर दिया, तो जहां पर इस सब चीजों की रिकॉर्डिंग होगी उसको ट्रेल कहा जाएगा। ठीक है, तो मतलब उसको आपका कहने का मतलब ये जो भी हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो सारा हमें मतलब उसके थ्रू रिकॉर्ड मालूम रहता है हमने कहाँ चेंज किया था क्या चीज। बिल्कुल बिल्कुल उसको ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। ऑडिट के लिए ऑडिट ट्रेल बहुत जरूरी होता है ताकि हमें ये पता चले कि कोई पीछे से एंट्रीज को चेंज तो नहीं कर रहा है या कोई आपके डॉक्यूमेंट्स को चेंज तो नहीं कर रहा है, उसको ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। तो आज से एक नया प्रोविजन आया है कि आपके सारे अकाउंटिंग सिस्टम में ऑडिट ट्रेल होना कंपलसरी है, ताकि ऑडिटर को पता चले कि एक एंट्री को कितनी बार चेंज किया गया है। तो ये तो मैंने ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया कि क्योंकि आज से एक नया चेंज शुरू हो रहा है। तो अब हम अपना स्टार्ट करें। Now we will start our listing. What are the activities which are required at year end? So I hope सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है? यस। ओके। अब मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको हमारे कंपनी के बारे में भी देना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग दिस। हम लोग ऑन फाइलिंग, हमारी कंपनी का नाम विरेद ऑन फाइलिंग सर्विसेज है। ये कंसल्टिंग कंपनी है जहाँ पे हम कंसल्टेंसी हम बड़ी कॉर्पोरेट्स और कंपनीज को देते हैं। हम उनका अकाउंट्स फाइनेंस हैंडल करते हैं, HR हैंडल करते हैं। We all are from strictly corporate background where we give our services to the companies, to the big corporates, accounts and finance, HR, legal। तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें हमारा ट्रेनिंग भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग ट्रेनिंग्स भी देते हैं अकाउंट फाइनेंस में एंड HR में, और जो लोगों को हम ट्रेन करते हैं उनको हम कंपनीज में प्लेसमेंट भी दिलाते हैं। बिकॉज मैं 14-15 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे पता है कि जो नए बच्चे आते हैं, जो या नए कैंडिडेट्स आते हैं, जो फ्रेशर्स आते हैं, उनको कहाँ कहाँ पे हेल्प की या ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमें जब हम अकाउंट्स में जब लोगों को रिक्रूट करते हैं, तो उनका शुरू का 6 महीना सिर्फ सीखने में चला जाता है, जिससे कंपनी को भी बहुत सफर करना पड़ता है नए कैंडिडेट के साथ में, और कैंडिडेट्स को भी सफर करना पड़ता है बिकॉज हर चीज उनको ऑन द जॉब सीखनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रेशर फील होता है और जॉब लेने में भी बहुत इश्यूज आते हैं। तो हमने अपना एक पूरा, हम लोग उसी हिसाब से हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग चाहिए अब्सॉर्ब करने के लिए। हम खुद कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम कंपनीज में लोगों को प्लेस भी कराते हैं। तो हमने उसके लिए एक अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जिसमें हम सारी बारीकियों को सिखाते हैं। ये जो संडे वेबिनार का आइडिया भी हमने वहीं से निकाला कि हम लोगों को संडे के संडे, सैटरडे या मतलब वीकेंड्स पे हम अपना एक वेबिनार चलाएंगे जहाँ पे हम जो क्रूशियल एस्पेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग फाइनेंस के, वो हम लोगों को सिखाएं, ताकि कुछ एक हमारे एक्सपीरियंस से लोग वैल्यू एडिशन कर सके और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में उस चीजों को यूज कर सके। इसके साथ एक हमारा अकाउंटिंग का कोर्स चलता है, इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग कोर्स, जिसमें हम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, GST, एक्सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और जब नए बच्चे जो ज्वाइन करते हैं 90% लोगों को उसके एडवांस फॉर्मूले नहीं आते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ता है और अपने ऑफिसेज में चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो हमने एक्सेल को भी उसका पार्ट बनाया है, और टैली, बिकॉज इंडिया में 90% MSMEs और SMEs आज भी एक्सेल और टैली में काम करती हैं।
So Tally is also a very basic software which needs to be learned by everybody or the new workforce who wants to enter into the accounting field. जो accounting में आना चाहते हैं उनको Tally तो आना ही चाहिए कि basic tool है. तो जो हमारा integrated course है उसके अंदर हम accounts, finance, taxation, GST, Excel और business communication, ये हम एक 5 कोर्सेज को मिला के हमने एक इंटीग्रेटेड कोर्स तैयार किया है जिसकी क्लासेस जो 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, उसकी डिटेल्स हम आपको इस वेबिनार के बाद हम दे देंगे. उसमें से कोर्स में से हमने ये टॉपिक उठाया है ईयर एंड क्लोजिंग का, बिकॉज अभी ईयर एंड क्लोजिंग भी है. तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख के हमने इस आज के वेबिनार का टॉपिक उठाया है. तो गाइस स्टार्ट करें विद द चेकलिस्ट. Can I have yes in the messages? Okay, great. तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि इस ईयर एंड क्लोजिंग की इंपॉर्टेंस क्या है. Can I have more yes in the messages? हम ये क्यों कर रहे हैं एंड ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये तो समझ आ गया होगा. ग्रेट ग्रेट. देखिए अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होने वाला है, मतलब खत्म हो ही चुका है. आज तो नया दिन है, फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ है. तो हमने एक चेकलिस्ट प्रिपेयर की है जिसके बेसिस पे हर बिजनेस को ये इंश्योर करना चाहिए अपनी बुक्स क्लोज करने से पहले, बिकॉज कल ही हुआ है तो अभी तो कुछ ये महीना लोग पुरानी बुक्स पर काम करेंगे. तो ये उनको इंश्योर करना चाहिए कि हमने ये कम से कम ये पॉइंट्स को इंश्योर करना चाहिए कि ये सारे पॉइंट्स हमने ध्यान में रख लिए हैं ताकि हमारी बुक स्मूथली क्लोज हो, हमसे कोई चीज छूटे नहीं. टैक्सेशन की हमारी जो वो है, टैक्सेशन की जो हमारी रिपोर्टिंग है वो अच्छे से हो, कंप्लीट हो, हमारी रिटर्न्स अच्छे से जाए, हमारी जीएसटी की रिटर्न्स अच्छे से जाए, हमारा बुक क्लोजिंग अच्छे से हो जाए, हमारा सारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो हमें ईयर एंड पे चाहिए होता है, जो हमारे ऑडिटर्स हमसे मांगते हैं, उसकी फाइलिंग हम अच्छे से कर सके. तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हमने ये चेकलिस्ट प्रिपेयर किया जिसके अंदर हम आज कवर करेंगे टॉपिक टीडीएस क्या होना चाहिए, बुक्स क्लोजिंग में किन किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होनी चाहिए, स्टॉक के लिए हमें क्या करना चाहिए, जीएसटी में हमें क्या करना चाहिए. तो इन सारे टॉपिक्स को हमने कंपनी लॉ के कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका हमें ईयर एंड की क्लोजिंग पर ध्यान रखना चाहिए, उनको हमने एक जगह इकट्ठा किया है, गैदर किया है और ये चेकलिस्ट प्रिपेयर किया है. इस क्लास के बाद ये चेकलिस्ट हम आपको सबको व्हाट्सएप पर और ईमेल पर सेंड कर देंगे, तो आप इसको आराम से भी पढ़ सकते हैं. और जिसको बाद में भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग सब ग्रुप में एडिट है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी एडिट है और हमारा ईमेल आईडीज भी सबके पास है, तो आप हमको 1-to-1 क्वेरीज डाल के भी पूछ सकते हैं, हम सबकी क्वेरीज का रिवर्ट करेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टीडीएस से. अब यहाँ पर बहुत सारे आप लोग हैं जो मेरे ख्याल से सब लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे लोग फ्रेशर हैं. कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कितने लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा मैसेज में मेरे को बताएंगे. या फिर कोई साइंस बैकग्राउंड से भी है क्या? सो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा और चीजों को बेसिक लेके चलूं. कैन आई हैव मैसेजेस इन द चैट? साइंस, कॉमर्स, ओके. एक है साइंस से, सीए इंटर, वेरी गुड. वर्षा धल, साइंस. आशीष यादव, कोई बात नहीं आशीष, मैं आपको बेसिक बताते हुए चलूंगी. ओके, तो ज्यादातर लोग कॉमर्स से हैं, कुछ लोग साइंस से हैं. तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ प्रोविजंस का मतलब क्या होता है. प्रोविजंस का मतलब होता है कि जब हम साल में एंड करते हैं साल को, या फिर हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस के इनवॉइसेस नहीं आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनका एक प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं कि क्योंकि अब देखो हमको जब ईयर एंड करना है तो हमें उस साल के जितने खर्चे हुए हैं और जितनी इनकम हुई है वो हमें सब रिकॉर्ड करनी होती है अपने अकाउंट्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर. तो जिसका हमें बिल ही नहीं मिला तो हम उस खर्चे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे. पर लेकिन हमें बिल बेशक नहीं मिला हो, बट हमें ये तो पता होता है कि हमने खर्चा कर दिया. जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं मिला
लेकिन आपको ये तो पता है कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, मेरा इतना यूनिट, हम यूनिट तो जाके चेक कर सकते हैं ना 31 मार्च को कि हमारी इतनी यूनिट हो चुकी है, हमें पता है हमारा 8 रुपया पर यूनिट होता है, तो मेरा 1000 यूनिट हो चुकी है, तो मेरा 8000 तो बिल आएगा ही आएगा, क्योंकि बिल तो 5 तारीख को जनरेट होगा अप्रैल में, बट मुझे तो 31 मार्च को खत्म करना है अपना काम। तो हम अपनी बुक्स में क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट कर देंगे, हम उसको लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, कोई मुझे एंट्री बताएगा प्रोविजन, इलेक्ट्रिसिटी बिल की प्रोविजन की एंट्री क्या होगी? कितने कॉमर्स वाले लोग हैं? कोई मैसेज? हाँ पूछिए मैम, कॉमर्स वालों से पूछिए। हाँ, मैं कॉमर्स वालों से पूछ रही हूँ, तो लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं अनम्यूट? कोई जवाब देगा? Dipti, I'm not able to moderate the messages. Are you able to do it? Ma'am, provision debit to electricity. Provision debit to electricity. कोई और बताएगा? Provision electricity account debit, electricity account credit. कोई और बताएगा? ठीक है, चलिए ठीक है, मैं बताती हूँ। हेलो। हेलो, बताएं। मतलब कि मैम, जब बिजनेस में लॉस, जहाँ लॉस होता है ना मैम, तो वहाँ पे जो अनुमान लगाते हैं या डूबने का जब पैसा जहाँ डूबता है, तो उसी से सम्मिलित होता है ये प्रोविजंस। जैसे उसमें ओके, बोलो बोलो, कंप्लीट करो अपना। मतलब ये होता है मैम, जैसे कि जहाँ हम अपने बिजनेस में होने वाली लॉस का पहले से अनुमान लगा लेते हैं ना, तो तो उसी को प्रोविजंस बोलते हैं। अच्छा, उसको भी बोलते हैं। आपका नाम? जी, राहुल यादव। राहुल, आप उसको भी बोलते हैं, बट जहाँ पे हमारा एक्सपेंस खर्च हो चुका है, लेकिन हमें बिल नहीं आया होता, तो हम उसको भी, क्योंकि लॉस का मतलब भी होता है कि एक तरीके से वो खर्चा है बिजनेस के लिए, और जो हमने बिजनेस चलाने के लिए हमें एक्सपेंसेस करने होते हैं, वो भी खर्चे हैं। तो अगर हमें उसका बिल नहीं आया होता, तो हमें उसका भी प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप अगले साल में पिछले साल के खर्चों को बुक नहीं कर सकते, वरना उनको प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस करके डिसअलाउ कर देते हैं और आपकी इनकम को बढ़ा के टैक्स लगा देते हैं। तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको ये चीज थोड़ी कम समझ आएगी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस छोटे से वेबिनार में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा सकूं। तो अगर जैसे हमारे पास बिल नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस को तो डेबिट कर देंगे, बट हम क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करके। तो इसी तरीके के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने किसी कंसल्टेंट को लगाया और उसको बोला कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, उसने बिल नहीं दिया हमें, लेकिन हमको उसका एक्सपेंसेस तो बुक करना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना 30 तारीख तक काम तो खत्म कर दिया है जी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिसके ऊपर हमको एक्सपेंसेस हमको बुक करना पड़ता है। इनकम टैक्स में टीडीएस का प्रोविजन है कि हमें सर्टेन एक्सपेंसेस पे प्रोविजन टीडीएस डिडक्ट करना होता है। तो अभी मैं टीडीएस क्योंकि हमारा ये वेबिनार एक लिमिटेड पीरियड का है, तो मैं अभी टीडीएस के प्रोविजन तो कवर नहीं कर पाऊंगी, मैं अभी सिर्फ ईयर एंड के प्रोविजन पर ही फोकस करूंगी। तो हमारे जो ईयर एंड के जो प्रोविजन बनाए जाते हैं उनके ऊपर हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप प्रोविजन पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, तो आपको इनकम टैक्स की जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं, जिसके ऊपर हमारे फिर टैक्स की लाइबिलिटी बन जाती है, हमारा प्रॉफिट को इंक्रीज कर देते हैं। तो इसीलिए जब हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम होता है कि हमको बुक्स में ये चेक करना है कि हमें किस किस के प्रोविजन बुक करने हैं, क्योंकि अगर हमने प्रोविजन बुक नहीं किए तो हम अगले साल उसका बिल बुक नहीं कर पाएंगे, और अगर हमने बिल बुक किया अगले साल की बुक्स में, तो वो इनकम टैक्स उसको प्रायर पीरियड की तरह हमको उसको नोट करना पड़ता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहला काम, आप ये देखिए कितने प्रोविजन हमें बुक करने की जरूरत है, आपकी लिस्टिंग बनाइए और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रोविजन बुक कीजिए। फिर दूसरा देखिए कि इसमें से ऐसे कितने प्रोविजन हैं जिनके ऊपर टीडीएस की डिडक्शन की लायबिलिटी हमारी आती है। आप ये देखिए, अगर और फिर हमको उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके हमको टीडीएस सबमिट कराना चाहिए।
ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे आपकी ऑडिट फीस हो गई, एनुअल फाइलिंग चार्जेस हो गए, किसी प्रोफेशनल की फीस हो गई, आपके रेंट का हो गया। तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो टीडीएस की के रिव्यू में आते हैं। नंबर सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको 31 मार्च को आप अपना स्टॉक काउंट करेंगे, क्यों आपको स्टॉक की वैल्यू डालनी होती है। तो हमेशा लोग वैसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो स्टॉक को मेंटेन करते ही है, लेकिन क्या आपने उसको क्वांटिटी वाइज चेक कर भी लिया है कि नहीं। हम तो अपनी बुक्स पे दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास 10,000 यूनिट है या 50,000 यूनिट है या 1 लाख यूनिट है, पर एक्चुअल में क्या हमारे गोडाउन्स में 1,50,000 10,000 यूनिट जो हमने रिकॉर्ड करे हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आपस में मैच करते हैं कि नहीं। तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप अपनी बुक्स का आप अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए और पता लगाइए कि आपका एक्चुअल स्टॉक कितना है, और 31 तारीख को अकॉर्डिंगली अपने बुक्स के स्टॉक के साथ उसको एडजस्ट कीजिए। जो आपका स्टॉक का आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है उसको डॉक्यूमेंट करिए, साइन और स्टैम्प करके अपनी फाइल में लगाइए, आपका ऑडिटर ये जरूर मांगेगा। अगर आपका 31 मार्च निकल जाएगा, उसके बाद आप स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन 31 मार्च की डेट पर तो नहीं कर सकते ना, वो आपका फिर उसी डेट पर होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन या मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए। थर्ड स्टेप आता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लोन्स और एफडीज चल रहे होते हैं। हमारे कुछ मतलब हमने या तो मतलब बिजनेस में एफडी करवा के रखी होती है बैंक में। अब अगर एफडी करवाई है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अगर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना है, क्योंकि एफडी की स्टेटमेंट हमको निकलवानी चाहिए कि 31 मार्च को हमारा कितना फिक्स डिपॉजिट है, हमारा कितना हमारा कितना इंटरेस्ट बन चुका है, कितना हमने बुक कर लिया है, कितना बुक करना बाकी है। तो वो हम बैंक से अपनी लोन स्टेटमेंट्स और एफडी की स्टेटमेंट्स कलेक्ट करेंगे। उनके बेसिस पे हम अपना एक्चुअल इंटरेस्ट प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे। अगर लोन है तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, अगर एफडी है तो इनकम रिकॉर्ड होगी। तो ये एक हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और ऑडिटर्स भी मांगते हैं इसको। तो आपको अपनी फाइल में लोन की और एफडी की स्टेटमेंट लगाकर रखनी है। अब हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के डेट में ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो गया ऑडिटर्स के लिए। बोलते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपके जितने भी डेटर्स और क्रेडिटर्स हैं उनके लिए हमको उनकी कॉन्फर्मेशन चाहिए। तो उनकी कंफर्मेशन कैसे मिलेगी 31 मार्च को। आप सबको आप अपना 31 मार्च तक का आपका एक्सक्यूज मी, कंटिन्यू करूं, कैन आई हैव यस नो समथिंग, आगे कंटिन्यू नहीं करूं। चंद्रशेखर कह रहे हैं नो, बाकी सब कह रहे हैं यस। ओके 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 चंद्रशेखर, ठीक है। तो हम पॉइंट पर थे कि हमने क्रेडिटर्स और डेटर्स के बैलेंसेस को मैच कर लिया। फिर हमारा एक और आता है 26 AS। 26 AS क्या होता है कि जब हम किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं और हम अपनी टीडीएस की रिटर्न को फाइल करते हैं, तो गवर्नमेंट पोर्टल पे उनके इनकम टैक्स लॉगिन में 26 AS में जितना भी टीडीएस उनके नाम पे जमा हुआ है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसे ही लोग हमारा भी टीडीएस डिडक्ट करते होंगे। मतलब हमारे से मेरा कहने का मतलब है जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उनका भी टीडीएस डिडक्ट करते होंगे। तो वो टीडीएस हमको हमें भी मैच करना है कि जितना लोगों ने हमें टीडीएस काटा है वो हमारा प्रॉपर 26 AS के अंदर रिफ्लेक्ट होना चाहिए, उसको भी हमें रिकंसाइल करना होता है। उसके बाद हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारे एम्प्लॉइज, हमारे बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, अगर वो टीडीएस के प्रीव्यू में आते हैं, उनके सैलरीज पर टीडीएस डिडक्ट होता है, तो हमें वो भी चेक करना चाहिए कि हमने पूरा का पूरा टीडीएस ठीक से डिडक्ट कर लिया है कि नहीं। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, अगर आप लोगों ने देखा होगा, इनकम टैक्स एक्ट में सैलरी के ऊपर एक टैक्स लगता है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है या उसमें कुछ उन्होंने छूट दे रखी होती है कि अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका टैक्स कम लगेगा। तो जब हम अपने एम्प्लॉइज का टीडीएस कैलकुलेट करते हैं तो हमको वो सारे प्रूफ कलेक्ट करने होते हैं।
जब ये प्रूफ हम कलेक्ट करते हैं तो हम ये मैच करते हैं कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। उनका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हम टीडीएस उन एम्प्लॉइज का डिडक्ट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है जो हमें 31 मार्च को सैलरी रिलीज करने से पहले करनी होती है। इसकी पूरी चेकलिस्ट, इसको कैसे करना चाहिए, पूरी एक्टिविटीज हमने अपने जो हमारा कोर्स है उसके अंदर कवर किया हुआ है और उसमें हमारा पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर डेडिकेटेड है। उसके बाद हमारा आता है कि जब हमने उनसे सारे प्रूफ ले लिए, हमने उनका टीडीएस दोबारा कैलकुलेट कर लिया, उनकी मार्च की सैलरी में से वो टीडीएस डिडक्ट होके तब उनकी मार्च की सैलरी प्रिपेयर होगी। ये और वो जो सारे प्रूफ हमें मिलते हैं वो हमें प्रॉपर फाइल में मेंटेन करने होते हैं, ताकि ऑडिटर जब आए तो हम उसको प्रूफ के साथ उसको दिखा सके, अपनी कंप्यूटेशन जो हमने उनकी सैलरी का जो टीडीएस कैलकुलेट किया है वो हम उनको पूरा दिखा सके। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। उसके बाद आता है कि अगर हमारी कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, सपोज करो हमारी दिल्ली में भी ब्रांचेस है, यूपी में भी ब्रांचेस है, हमारी हरियाणा में भी ब्रांचेस है, तो हर जगह आपकी ट्रांजैक्शन हो रही होगी। कभी यूपी वाली ब्रांच दिल्ली को कुछ भेज रही होगी, सामान वहां से ले रही होगी, कभी हरियाणा में जा रहा होगा, कभी कहीं और जा रहा होगा। तो हमको ना ये अब सबकी बुक्स की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ट्रांजैक्शन हरियाणा ने बुक कर ली, यूपी बुक करना भूल गया। अकाउंटिंग टीम हर जगह हो सकती है, या फिर हमने यूपी की बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया, हरियाणा की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ये सब चीजें भी रिकंसाइल होनी बहुत जरूरी है, बिकॉज जीएसटी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमारा बैलेंस शीट में अगर ये सब रिकंसाइल नहीं होगा तो वो हमारी बैलेंस शीट मैच ही नहीं करेगी। आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा ब्रांच रिकंसिलेशन करके। तो ब्रांच रिकंसिलेशन करना जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और बैलेंस शीट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो हमारा ये भी कंप्लीट होना चाहिए। अब होता क्या है कि जब हम बिजनेस में होते हैं तो हम लोग अपने एम्प्लॉइज इम्प्रेस्ड देके रखते हैं। आप लोग इम्प्रेस समझते हैं क्या होता है? कैन आई हैव यस और नो इन द मैसेजेस? इम्प्रेस पता है क्या होता है? अगर आप नो लिखेंगे मैं तभी बताऊंगी इम्प्रेस, वरना मैं समझ लूंगी कि सबको आता है। नो, ओके, मैं बताती हूँ। देखिए, इम्प्रेस का मतलब होता है कि सपोज करके हमारा एक बिजनेस है, मैं अपना एकदम लाइव एग्जांपल देती हूँ हमारे बिजनेस का। बिकॉज हमारा हमारा कंसल्टिंग फर्म है या फिर हमारी आउटसोर्सिंग कंपनी है, जहाँ पे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बहुत सारे कंपनीज की। तो हम लोग अपने जो एडमिन का हमारा जो स्टाफ होता है, हम उसको पैटी कैश देके रखते हैं, ताकि अगर उनको किसी कंपनी को कुरियर करना हो या किसी का कोई सामान मंगाना हो या स्टेशनरी का सामान मंगाना हो, तो वो हर टाइम तो अकाउंटेंट के पास नहीं आते रहेंगे ना कि 5 रुपए मेरे अकाउंट में 5 रुपए ट्रांसफर कर दो, मुझे ये लेके आना है। तो हमें ये सामान लेके आना है, या फिर हमें कुरियर के पैसे देने हैं, या फिर हमको किसी का डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है, या फिर हमको गवर्नमेंट को पैसा देना है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग टीम है या फिर जो हमारी एडमिन की टीम है या जो एचआर की टीम है, हम उनको पैटी कैश इशू कर देते हैं, इम्प्रेस इशू कर देते हैं। इम्प्रेस जैसे किसी को हमने 10,000 इशू कर दिया कि आप पूरे महीने में 10,000 के खर्चे इससे कर सकते हैं और महीने के एंड में हमको बिल्स दे देना। इसी तरीके से हमारी जो टीम होती है, हम उसको बोलते हैं कि अगर आपको क्लाइंट के यहाँ जाना है तो आपको ट्रैवल का एक्सपेंस लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या किसी को ट्रैवल के लिए जाना है, तो उनको उनको कुछ खर्चे लग जाते हैं एम्प्लॉइज को, जो एम्प्लॉइज को करने पड़ जाते हैं कंपनी के बिहाफ पे। तो हमको लेकिन वो रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और वो हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जब एम्प्लॉइज उसका एक्सपेंस जमा करवाएंगे और अपना इम्प्रेस्ड से कटवा देंगे। वरना क्या होगा, बिल्स एम्प्लॉइज के पास रह जाएंगे और इम्प्रेस्ड हमेशा बुक्स में मेंटेन रह जाएगा। उसकी वजह से हमारी बुक्स एकदम सही पिक्चर नहीं देंगी। तो हमको क्या करना होता है, आप सबको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे चंद्रशेखर है, रेज योर हैंड चंद्रशेखर। यस लिखिए चंद्रशेखर। I have seen you in some of messages. आप चंद्रशेखर हमारे यहाँ पे काम करते हैं। हमने चंद्रशेखर को 10,000 रुपए दिए कि चंद्रशेखर आपको गुड़गांव जाना है और 5 क्लाइंट को विजिट करके आना है, आपको महीने में 5 बार जाना है। हाँ, चंद्रशेखर का यस आ गया। तो चंद्रशेखर को 10,000 रुपए दिख दिए, हमने अकाउंट्स में एंट्री डाल दी, एडवांस गिवन टू चंद्रशेखर 10,000 रुपीज। अब
मंथ के एंड में चंद्रशेखर 15-20 बार गुड़गांव चले गए, उनके 10,000 रुपए खत्म हो गए, लेकिन चंद्रशेखर हमको बिल नहीं दे रहे, अकाउंट्स टीम को बिल नहीं दे रहे। अब अकाउंट्स टीम को कैसे पता कि चंद्रशेखर ने 10,000 खर्च कर दिए या नहीं कर दिए? अगर चंद्रशेखर बिल नहीं देंगे बुक्स अकाउंट्स को ये रहेगा कि चंद्रशेखर के नाम पे 10,000 रुपए खड़े हैं, तो चंद्रशेखर के एडवांस उनके नाम पे खड़ा है, जिसको हम इम्प्रेस्ड बोलते हैं। लेकिन चंद्रशेखर बोल रहे हैं मेरे तो 10,000 खत्म हो गए, मेरे अकाउंट पे क्यों लिखा हुआ है आपने 10,000 रुपए? अकाउंट्स की टीम बोलेगी चंद्रशेखर आप अपने बिल तो जमा करवाइए, वरना हम एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट? तो ये जो एक्टिविटी होती है, इसको हमको ये 31 तारीख से पहले सारे बिल्स अपने एम्प्लॉय से लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब वो अगले साल चले जाएंगे तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे और ये प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस में चला जाएगा, इससे कंपनी का भी नुकसान होगा और एम्प्लॉयज का भी होगा। तो इसीलिए 31 मार्च से पहले आप जिसको इम्प्रेस देते हैं उन सारे लोगों से बिल्स वापस लीजिए और उनको प्रॉपरली अकाउंट्स में बुक कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी, उसकी प्रॉपर फाइल लगाइए, वरना ऑडिटर्स इन्हीं सब चीजों के लिए परेशान करते हैं। ये चेकलिस्ट बहुत एक अच्छी चेकलिस्ट बनाई है हमने, हर पॉइंट को इंक्लूड करके इसको अपने फाइल में लगाइएगा ताकि एक भी पॉइंट आप इसमें से मिस ना करें। फिर उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट। वैसे तो ये एफडी के साथ ही होना चाहिए था पॉइंट, जब आप एफडी और लोन की स्टेटमेंट लेंगे तभी के तभी आप अपने सारे बैंक की स्टेटमेंट लेंगे और अपने बैंक का बीआरएस पूरा कंप्लीट करेंगे। बीआरएस का मतलब होता है बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम। बैंक रिकंसिलिएशन सिस्टम से हम क्या कहते हैं, सपोज कीजिए अगर आप लोग कंपनीज में काम नहीं कर रहे तो कम से कम अपना बैंक तो मेंटेन करते ही होंगे। आपने किसी को चेक दिया 10,000 रुपए का, आपने उसको अकाउंट्स में बुक कर लिया कि मैंने 10,000 रुपीज का चेक दिया है, लेकिन अभी तक उस बंदे ने, जैसे राहुल को हमने चेक दिया, राहुल आप हो यहाँ पे? यस राहुल, आई वांट टू सी योर यस इन द मैसेज। राहुल यादव, देखो जो सबसे ज्यादा मैसेज करते हैं ना उनका नाम याद हो गया मुझे। तो राहुल ने 10,000 रुपए का चेक दिया कनिका को। कनिका ने उसको बैंक में नहीं डाला, लेकिन राहुल ने क्योंकि चेक दिया है तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो नोट करेंगे उसको। तो उनकी बैंक स्टेटमेंट में और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 रुपए का डिफरेंस आएगा। तो उस डिफरेंस को रिकंसाइल करने के लिए जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम लिखेंगे कि बैंक में तो हमारा बैलेंस 10,000 से ज्यादा दिखेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,000 से कम दिखेगा। तो इनका जो डिफरेंस है, राहुल लिखेंगे कि मैंने कनिका को चेक दिया 10,000 का, वो डिफरेंस है। तो हमको ईयर एंड में ये हमारी बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी होती है, जिसके बिना ऑडिटर तो आपकी बैलेंस शीट साइन ही नहीं करेगा। उसको बैंक रिकंसिलिएशन भी चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। वैसे ये सारे जो पॉइंट्स है ना, हम लोग ये सजेस्ट करते हैं, या हम लोग अगर जब किसी का काम करते हैं क्लाइंट का, हम हर महीने करते हैं ये, इसमें से ज्यादातर चीजें हम ईयर एंड का वेट ही नहीं करते। अगर आप हर महीने ये सब करते रहेंगे ना, तो ईयर एंड पे कभी भी अकाउंटेंट्स के ऊपर प्रेशर आएगा ही नहीं। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू ज्वाइन अवर कोर्स, हमारे पास पूरी एक क्लास बैंक रिकंसिलिएशन पर है। फिर उसके बाद आता है टीडीएस। वैसे मैं टीडीएस बता चुकी हूँ, मैं फिर से बताऊंगी कि एक तो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात की थी कि हम अपने प्रोविजन पर इंटरेस्ट चेक करेंगे कि हमने डिडक्ट कर लिया कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोविजन पर इंटरेस्ट मिस कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पूरे साल भर के जितने भी हम एक्सपेंसेस किए हैं, एक बार आप चेक कर लो कि क्या सब पे हमने प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया है कि नहीं, कोई एक्सपेंस छूट तो नहीं गया। अगर हमारा एक्सपेंस छूट गया है और अगर हम उस पे टीडीएस नहीं काटते, तो वो अगेन वो डिजला हो जाएगा जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे और उससे बिजनेस को नुकसान होगा। टीडीएस के जैसे ना और भी हमारे पास कई सारे प्रोविजंस है छोटे छोटे, जिसमें एक स्कीम आती है इक्वलाइजेशन लेवी। हमें ये भी चेक करना होता है कि मैं इसको इक्वलाइजेशन लेवी थोड़ा टेक्निकल है, वो मैं इस वाले क्लास में कवर नहीं करूंगी। इक्वलाइजेशन लेवी के लिए हम किसी दिन एक कंप्लीट वेबिनार करेंगे पूरा एक टीडीएस और इक्वलाइजेशन लेवी पे, तो मे बी नेक्स्ट या फिर उसके अगले संडे को हम इन्फॉर्म कर देंगे। अगर whosoever is interested can join, most welcome।
थर्ड आता है पेमेंट ऑफ टैक्सेस। हमारे पास वैसे ना एडवांस टैक्स की ना डेट्स होती है, हमें हर क्वार्टर के एंड में अपना मतलब हर क्वार्टर के एंड के बाद जो नेक्स्ट मंथ का 15th आता है उसको हमें एडवांस टैक्स भरना चाहिए। बट अगर आपने एडवांस टैक्स, लेकिन वो जो एडवांस टैक्स होता है ना वो एक अजम्पशन बेसिस पर होता है कि इस साल का हमारा कितना प्रॉफिट हो जाएगा। जब 31 मार्च पर आपकी बुक्स खत्म होती है तब आप एक अपना फटाफट अपनी सारी क्लोजिंग कीजिए और आप चेक करिए आपका टैक्स कितना आ रहा है। अगर वो एडवांस टैक्स के एडिक्वेट है, कितना आपने सबमिट करा दिया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसमें कोई गैप है तो आप उसको डिफरेंशियल अमाउंट को वो सबमिट कराइए, वरना इस पे इंटरेस्ट लगता है और बिजनेस का लॉस होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आई बिलीव बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये क्या होता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लग जाए एटलीस्ट। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हमारा guys, just give me a second, I just need to do a message. सॉरी। हाँ, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन हमारा क्या होता है कि जैसे आपका बिजनेस अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट में इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हैं सारे लोग? आई नीड मैसेजेस गाइज। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझते हैं बहुत सारे लोग, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। एक्सपोर्ट जब हम किसी और कंट्री को अपनी सेल करते हैं इंडिया टेरिटरीज के बाहर या इंडिया बॉर्डर्स के बाहर। इंपोर्ट जब हम किसी और देश से इंडिया टेरिटरीज के अंदर या इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर सामान मंगवाते हैं, उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो जब हमने बेचा तो एक्सपोर्ट, मंगवाया तो इंपोर्ट। अब होता क्या है कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है तो उसमें हम कैसे करेंगे इंडियन रुपीस में? तो आजकल तो खैर मोदी जी ने ये बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अब बहुत सारी कंट्रीज रिसेंटली ये चेंज आया है कि इंडियन रुपीस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बट स्टिल हम लोग बहुत सारी कंट्रीज में फॉरेन करेंसी के अंदर करते हैं, पॉन्ड के अंदर करते हैं या डॉलर्स के अंदर करते हैं। सबसे ज्यादा डॉलर्स के अंदर 82.18। ओके, ये तो हम ही है। आज का रेट है 82.18 का। तो हमेशा क्या होता है कि डॉलर और इंडियन रुपी फ्लक्चुएट करता रहता है आपस में। मतलब $1 के लिए हमको आज 82.18 रुपीज देने पड़ेंगे। तो जब कल हो सकता है ये चेंज हो जाएगा। तो ईयर एंड पे हमें जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग पड़ी होती है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की, हमको उनका आज के रेट से उसका दोबारा से वैल्यूएशन करना पड़ता है और जो डिफरेंस आता है उसको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में बुक करना पड़ता है। ये एक बहुत जरूरी है, इसको हम M2M भी बोलते हैं, मार्क टू मार्केट। तो जितनी भी आपकी ओपन ट्रांजैक्शन पड़ी होती हैं क्रेडिटर्स की, डेटर्स की या एडवांसेस की, आपको उनको आज के रेट पे लाना पड़ता है और जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में बुक करना पड़ता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। उसके बाद आता है टीडीएस का पॉइंट, फिर से आ गया। कई बार हम लोग अपने एडवांसेस पे करके रखते हैं, तो लेकिन एडवांसेस पे टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स प्रोविजन या टीडीएस के प्रोविजन कहते हैं पेड और बुकिंग व्हिच एवर इज अर्लियर, कि आपको टीडीएस कब काटना चाहिए, जब या तो आपने उसका पेमेंट कर दिया हो या आपकी बुकिंग कर दी हो, जो पहले इंस्टेंस पहले होता है। तो अगर आपने एडवांस पे कर दिया तो आपको उस पर भी टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी होता है, वरना आपका इंटरेस्ट लग जाता है।
ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि आपके ट्रेसेस, उसके बाद आपकी क्या नाम है, सॉरी, तो आपके जितने भी एडवांसेस हैं आप उन पे प्रॉपर्ली, सप्लायर को जो आपने दिए हुए हैं आप उनको प्रॉपर्ली टीडीएस उस पर बुक कीजिए और अपने रिटर्न में इंक्लूड कीजिए। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है ईएसआई एंड पीएफ का। आपको, आप एक बार चेक कर लीजिए आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उसमें प्रॉपर ईएसआई पीएफ का रजिस्ट्रेशन, सॉरी ईएसआई पीएफ का आपका प्रॉपर डिडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, और वो प्रॉपर सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके सारे चालान्स निकालिए, उसको एक फाइल में लगाइए, क्योंकि ऑडिटर के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सारे आपके ईएसआई और पीएफ के चालान को चेक करेगा। अगर आपसे कोई चालान मिस हो गया है या फिर आप उसको पे करना भूल गए हैं, उसको प्रॉपर्ली पे कीजिए, क्योंकि रिटर्न, जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है उससे पहले आपका पूरा ईएसआई पीएफ प्रॉपर्ली सबमिट होना चाहिए। दूसरा, आज 1 अप्रैल है, कल 31 मार्च है। अगर हमारे एम्प्लॉइज की संख्या ईएसआई और पीएफ की जो लिमिट दी गई है उससे एक्स्ट्रा हो गए तो हमको अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ईएसआई पीएफ कहते हैं कि ईएसआई की लिमिट होती है 10। अगर आपके जैसे ही 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे आपको उनका रजिस्ट्रेशन ईएसआई में करवाना पड़ता है। पीएफ की के लिए ये लिमिट है 20। जैसे ही आपके 20 से ऊपर एम्प्लॉइज होते हैं आपको पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आप चेक कर लीजिए कि कहीं हमारे पिछले साल में कभी भी कोई एम्प्लॉय 10 या 20 से ऊपर तो नहीं हुआ है, ताकि हम आने वाले साल के लिए अपने आप को रजिस्टर प्रॉपर करवा लें। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है, जो आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करती हूँ समझाने की। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारी कंपनीज होती हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फाउंडर्स या डायरेक्टर्स होते हैं, मतलब जिनकी जो कंपनीज हैं, वो अपनी सैलरी नहीं डालना, भूल जाते हैं डालना, क्योंकि वो सैलरी लेते नहीं है हर बारी, कि उनका बिजनेस चल रहा होता है, उनका पूरा फोकस होता है कि हम कैसे भी करके अपना बिजनेस को प्रॉपर कर ले। तो कई बार वो लोग अपनी सैलरी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। तो अकाउंटेंट्स उनकी सैलरी का ना प्रोविजन करना भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, जब हम उनके रिटर्न फाइल करने लगते हैं तब याद आता है अच्छा, या फिर उन्होंने कोई इनकम, उन्होंने पैसा निकाल लिया होता है बिजनेस से, तो पैसे की तो एंट्री होती है, सैलरी की एंट्री डालना भूल जाते हैं। तो हमेशा ये भी चेक करिए कि फाउंडर्स की और डायरेक्टर्स की या जो मालिक है उनकी सैलरी हमने बिजनेस में डाली है कि नहीं डाली है, और अगर उसमें टीडीएस की डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी कीजिए। ये ज्यादातर गलतियां, मैं गलती नहीं बोलूंगी कि अकाउंटेंट से गलती हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता ये करना है। तो हमेशा ये चीज पूछिए, अगर आपका कोई सीए है जो आपका बिजनेस देख रहा है तो आप उससे पूछिए, या फिर अपने जो आपके जो मैनेजर्स हैं उनसे पूछिए, या फिर जो आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछिए कि सर कोई सैलरी तो नहीं बुक करनी है आपकी। उसके हिसाब से चेक करिए कि इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता भी है कि नहीं होता। उसके बाद हमारा एक इम्पॉर्टेंट आता है फिक्स एसेट्स। आई होप सबको पता है फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। तो हमें फिक्स एसेट पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है कि हमने कितना वो डेप्रिसिएट हो गए हैं। डेप्रिसिएट करने के 2 तरीके होते हैं, एज पर इनकम टैक्स करना होता है एंड कंपनीज एक्ट करना होता है। इनकम टैक्स की एक अलग प्रोसीजर है करने का, कंपनीज एक्ट का एक अलग प्रोसीजर है। हमको दोनों दोनों हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होता है, लेकिन बुक्स में जो जाता है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जाता है। तो हम अपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसको बुक करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? कैन आई हैव येस और नो इन द मैसेजेस? यहाँ तक क्लियर है? कोई पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है? और लोग मैसेजेस का रिवर्ट नहीं कर रहे हैं? ओके ठीक है। तो हम अपना डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करके उसको बुक्स में बुक करेंगे। उसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है, हमको ये देखना है कि
हमने किसी को डायरेक्टर्स को या फिर हमने जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टी है उनको लोन तो नहीं दिया हुआ है। अगर हमने लोन दिया हुआ है तो वो हम मतलब हमको लोन देना ही नहीं चाहिए। हम एज पर कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स को इंटरेस्टेड पार्टीज को लोन हम जर्नली नहीं देते। अगर देते हैं तो हमको अपने कंपनी सेक्रेटरी से इसको डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये हमारी लिमिट में आता है या नहीं आता, या हमें कंपनी सेट का प्रोविजन पढ़ के अकॉर्डिंगली इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये बहुत एक वो क्रूशल पॉइंट है जहाँ पे हम डायरेक्टर्स को लोन हम नहीं दे सकते। तो आप हमेशा देख बुक्स में जब भी डायरेक्टर्स को पैसे देने की चीज आती है तो आप उसमें चेक करिए कि सैलरी के अगेंस्ट जा रहा है या लोन तो नहीं जा रहा है। तो आपको इसका चेक हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा और 31 मार्च को भी जरूर चेक करिए कि कहीं लोन का अमाउंट तो डायरेक्टर्स के नाम पर नहीं खड़ा है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ट्रांसफर प्राइसिंग। हमको ये जब हमारी रिलेटेड पार्टीज होती हैं तो हमको ये इंश्योर करना पड़ता है कि हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो आर्म्स लेंथ प्राइस पर हो। ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू तब आता है जब हमारी सब्सिडरीज या होल्डिंग कंपनीज इंटर कंट्री काम कर रही होती है। तो जब सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनीज के बीच की ट्रांजैक्शन होती है तो हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग आता है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक टैक्सेशन का टॉपिक है, तो मैं यहाँ पर इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट मैं इतना ही कहूंगी कि ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू आता है तो वी हैव टू टेकन दैट इनटू द केयर। वो हमें चेक करना है कि हमारे सारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन के हिसाब से हमने अपनी क्लोजिंग की है कि नहीं है। हमारे AIS हमारा एक एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमारा एक AIS होता है जो हमारे इनकम टैक्स के लॉगिन पर पिछले 2-3 साल से अपीयर हो रहा है, जिसमें हमारे जितने भी साल की मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट निकालता है जिसमें वो अपने कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है जो हम हमारे बिजनेस से हुए हैं, जिसमें कैश ट्रांजैक्शन होती हैं और उसके अंदर हमारी इनकम की होती है, TDS की होती है। तो आप हमेशा ईयर एंड पर जाके देखें कि AI इसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर नहीं हो रही है। हमको AIS को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से रिकंसाइल करना चाहिए। उसके बाद हमारा ये जो हमने ऊपर किए वो हमारे जेनरिक और इनकम टैक्स से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो हमको चेक करने चाहिए अपने बिजनेस के लिए। अब हम जो शुरू करेंगे वो GST के लिए शुरू करेंगे कि हमें GST के हिसाब से अपनी ईयर एंड की क्या चेकलिस्ट क्रिएट करनी चाहिए। Guys, I will take a break of 2 minutes. I need to have some water. तो आप लोग जरा एक बार मैसेज में मुझे बताइए तब तक कि कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया। अगर आप चाहते हैं कि हम जो अभी हमने पूरा जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उस पर हम दोबारा पॉइंट पर बात करें तो काइंडली जस्ट राइट इन द मैसेज।
ओके, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी, ईयर एंड जीएसटी चेकलिस्ट। तो आप में से किन किन को जीएसटी के बारे में पता है? टाइप यस। कितने लोगों को जीएसटी के बारे में पता है? जीएसटी की चेकलिस्ट, कितने सारे लोगों को जीएसटी के बारे में पता है? Nobody knows about the GST, good and service tax. ओके, तो मैं बताती हूँ आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो हमारे सेल पर मतलब हमें सेल के टाइम पे चार्ज करना पड़ता है एंड वी रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर्स। तो जो हमारी जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ईयर एंड पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हम उस पर बात करेंगे अभी। तो जीएसटी पता है आप? कोई इस कैन आई कंटिन्यू या पहले मैं थोड़ा सा जीएसटी के बारे में और बताऊं? ओके, आई विल कंटिन्यू इन दैट केस। सो तो जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसमें हमारी जो चेकलिस्ट क्रिएट होती है वो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज जीएसटी एक नया लॉ है, बहुत ज्यादा पुराना हुआ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे अभी लोगों की जो असेसमेंट्स आ रही हैं, इसमें अकाउंटेंट्स को बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती है जीएसटी को लेके। जीएसटी की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है अकाउंट्स में, अकाउंट्स एंड फाइनेंस में। तो हमें हर ट्रांजैक्शन बहुत ध्यान से रिकॉर्ड करना चाहिए ड्यूरिंग द ईयर एंड पर भी हमको जिन पॉइंट्स पे अभी हम बात करने वाले हैं उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम, जीएसटी हमारी सारी इनकम पर लगता है और हमको उसको कस्टमर से रिकवर करके गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है। तो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम जो हमारे बिजनेस, जिसके लिए हम अपना मेनली बिजनेस कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट इनकम जो हमारा बिजनेस से नहीं बट अदर सोर्सेस से हमको आ जाती है। तो हमको ईयर एंड पर चेक करना चाहिए कि हमको जितनी भी इनकम आई है उस पर हमने प्रॉपरली जीएसटी बुक करा है कि नहीं और पे किया है कि नहीं, ताकि और मार्च एंड में अगर कोई ऐसी हमसे कोई इनकम छूट गई है जिसके ऊपर जीएसटी लगता है, जो जीएसटी के लिए टैक्सेबल है और हमने उस पर जीएसटी पे नहीं किया है, तो हमको उसको ईयर एंड पे 31 मार्च के रिटर्न के साथ करा देना चाहिए, ताकि कोई पैनल कॉन्सिक्वेंसेस या हमारे ऊपर इंटरेस्ट की लायबिलिटी ना आए। जितनी भी हमारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती है उन पर भी कई बार क्या होता है कि हमारी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर हम लोग जीएसटी को नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर हम उस पे रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग जीएसटी नहीं लेते। द जीएसटी लॉ रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर रिवर्स चार्ज on overseas supplies from related party even though no consideration is charged by the related person. What does it mean? बेशक आपने पैसा भी ना लिया हो तब भी आपको उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी बनती है और आपको जीएसटी जमा कराना होता है। The taxpayer should therefore review all related party transaction from sources such as transfer pricing report, disclosure in the company financials, board resolutions। तो आप ये पूरा सारी ट्रांजैक्शन को चेक करके आप देखिए कि आपने कितनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करी हैं और उनके ऊपर प्रॉपर्ली रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करवाइए। एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है क्रॉस चार्ज। क्रॉस चार्ज से क्या मतलब होता है? जैसे अगर हमारी ब्रांचेस हैं,
होता क्या है कि अगर आपकी यूपी की ब्रांच दिल्ली की ब्रांच को कोई सेल या परचेज कर रही है तो भी हमको उसको सेल्स में इंक्लूड करके उसके ऊपर जीएसटी पे करना होता है। तो अगर यूपी से दिल्ली में सामान जा रहा है तो यूपी वाला ब्रांच दिल्ली ब्रांच को सेल्स का बिल काटेगा जीएसटी का और उसको वो सेल में बुक करेगा, और जो दिल्ली वाली ब्रांच है उसको परचेज में बुक करेगा। तो हमको चेक करना है कि ऐसे कोई इंटर ब्रांचेस हमारी तो सेल या परचेज नहीं हुई जिसको हमने जीएसटी में शो करना हम भूल गए हैं। तो हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और हमको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो तो हमें ये भी चेक करना है कि हमने सारे इंटर ब्रांचेस को सेल के टैक्स इनवॉइसेस रेज किए हैं कि नहीं, क्योंकि इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल और परचेज की तरह ही ट्रीट होती है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि अगर आपने किसी से एडवांस ले लिया है तो उसके ऊपर भी आपने जीएसटी लगाया कि नहीं। अगर हमने एडवांस गुड्स के लिए लिया है तब उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन अगर आपने वही सर्विसेज के लिए किसी को एडवांस दिया है या एडवांस लिया है, अगर आपने एडवांस लिया है तो आपको इस पे भी टैक्स इनवॉइस रेज करके जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको 90% लोग भूल जाते हैं करना, और बाद में जीएसटी ऑडिट्स में उनके ऊपर पेनल एक्शंस और इंटरेस्ट की लायबिलिटी बढ़ती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको अकाउंटेंट्स को अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये जितने भी जीएसटी के पॉइंट है, जो हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके अंदर हमने एक एक टॉपिक पर बात की है और उसको बहुत डिटेल में समझाया है कि प्रैक्टिकली इनको कैसे किया जाता है। बट क्योंकि ये वेबिनार 1 घंटे का है, ऑल्दो हम 1 घंटे से ऊपर जा चुके हैं, तो मैं इन पॉइंट्स को बहुत डिटेल में कवर नहीं कर सकती। जिस भी लोगों को लगता है कि जितने भी पॉइंट्स पे आज हमने बात की है उनको इनको बहुत डिटेल में समझना है, तो वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दीप्ति आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगी, हमारी जो टीम है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल्स पे शेयर कर देंगी। तो ये जितने भी आपके ईयर एंड के हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस किए अब तक, हम आगे के जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इनके ऊपर हमारा पूरा डिटेल्ड कोर्स है कि इनको कैसे करना है और ये कैसे किए जाते हैं। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को उसमें क्लैरिटी से हमने समझाया है और हम उसको कवर करते हैं। दूसरा एक एडवांस, अब एडवांस का हमने बताया तो आप 31 मार्च को आप पूरा चेक कर लीजिए कि ऐसे कौन कौन से एडवांसेस जो हमने रिसीव किए हैं जिनके ऊपर हमने टैक्स नहीं पे किया है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस रेज करके आपको उस पे जीएसटी पे करना होगा। एक क्रेडिट नोट्स अब बीच में अगर आप लोग थोड़ा सा भी नोटिफिकेशंस को और अपडेट्स को फॉलो करते हैं तो आपको समझ आएगा कि आज क्रेडिट नोट्स की को कैसे रिकॉर्ड करना है, उसकी डेट्स क्या हैं। तो हमें हर साल के मतलब अगर आज का फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है तो अगले साल के 30 नवंबर से पहले 22-23 के सारे इनवॉइसेस के अगेंस्ट में क्रेडिट नोट्स को इशू करना होगा, अदरवाइज उनके ऊपर जीएसटी का क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे और आपका बिजनेस का लॉस होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कितने सारे लोगों को क्रेडिट नोट्स का मतलब पता है? कितने सारे लोगों को क्रेडिट नोट्स का मतलब पता है? अगर जैसे हमने किसी अपने कस्टमर को या क्लाइंट को क्रेडिट नोट, हमने सेल्स इनवॉइस रेज किया बट हमको फिर किसी कारण से उसका हमें इनवॉइस कम करना पड़ जाता है तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं और उसको हम जीएसटी में भी रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज हम तो जीएसटी पे कर चुके हैं तो हम गवर्नमेंट से भी तो अपना जीएसटी वापस लेंगे ना। तो उसके लिए हम अपने रिटर्न में उसको डालना, क्रेडिट नोट्स को डालना बहुत जरूरी है और उसकी एक टाइम लिमिट है। अगर 31 मार्च 2023 के क्रेडिट नोट आप 30 नवंबर तक डाल सकते हैं, उसके बाद आप इशू नहीं कर सकते। आप इशू करेंगे तो आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा जिससे बिजनेस का लॉस होगा। तो आप हमेशा 31 मार्च तक के जितने भी क्रेडिट नोट है उसकी लिस्टिंग कीजिए और 30 नवंबर से पहले सबको रिटर्न में दिखाइए नेक्स्ट ईयर के। और अपना रिकंसिलेशन भी प्रॉपर कीजिए कि आपके सारे क्रेडिट नोट आपके रिटर्न में चले गए हैं कि नहीं। बुक्स का रिकंसिलेशन करना भी बहुत ही जरूरी काम है, पोर्टल के वर्सेस बुक्स के साथ में। एक कैसे रिकंसिलेशन किया जाता है ये हमने डिटेल में अपने कोर्स में कवर किया है कि आप लोग कैसे सारे रिकंसिलेशन कर सकते हैं, कौन रिकंसिलेशन के ड्यूरेशन में कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ई
ई-वे बिल और शिपिंग बिल्स, आपने जितने भी, देखो एक ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी के अंदर कि जब भी आप 50,000 या उससे ऊपर का सामान किसी भी अपने कस्टमर को भेजेंगे तो आपको गवर्नमेंट पोर्टल से ई-वे बिल क्रिएट करना पड़ता है। तो आपको ईयर एंड पे सबसे पहले आपको रिकॉर्ड देखना है कि कहीं आपने जितने ई-वे बिल रिकॉर्ड किए और जितना आपने एक्चुअल में सामान भेजा उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, कोई ऐसा बिल बनाना छूट तो नहीं कि आपकी सारी सेल आपके ई-वे बिल से मैच होनी चाहिए। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकंसिलेशन है। फिर हमारा आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम जितना भी परचेज करते हैं उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है हम उसको इनपुट ले सकते हैं और अपने आउटवर्ड जीएसटी के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा कोई क्रेडिट छूट तो नहीं गया जो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ना किया हो या रिटर्न में ना लिया हो। उसको आप कहाँ से चेक कर सकते हैं? आप 2A में चेक कर सकते हैं। जो जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखता है कि आपको सारा का सारा अपना क्रेडिट अपनी बुक्स में ले लिया, और ऐसा तो कोई सप्लायर का बिल नहीं है जो आपके 2A में नहीं आ रहा हो। आपने तो आप जीएसटी पे कर दिया अपने सप्लायर को, बट क्या आपके सप्लायर ने वो आपका बिल जीएसटी में के पोर्टल पे डाला है कि नहीं डाला? तो ये सारी रिकंसिलिएशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। तो आप पहले क्या चेक करेंगे? आप पहले चेक करेंगे कि आपकी बुक्स में जितना भी क्रेडिट आ रहा है वो आपका 2A के अंदर है कि नहीं है, और आपने उसको रिटर्न के अंदर ले लिया है कि नहीं ले लिया। दूसरा आप ये देखेंगे कि जो 2A में आ रहा है वो आपने अपनी बुक्स में ले लिया कि नहीं ले लिया, और आपने उसको रिटर्न में ले लिया है कि नहीं। देखिए ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बट हम यहाँ पे सिर्फ ईयर एंड की एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाऊंगी। कॉन्सेप्ट समझने के लिए वी हैव अ फुल फ्लेज क्लास, सो वी विल ट्राई कि हम उसको वेबिनार में भी कवर कर पाए इन कमिंग संडेज में। अदरवाइज यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन आवर कोर्स। थर्ड थिंग इज 2B वर्सेस 3B। 3B क्या होती है? हमारी जीएसटी के रिटर्न होती है जिसके बेसिस पे हम पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। तो आप ये देखिए कि आपने जब 3B के अंदर आपने 2B के हिसाब से, मैंने जो पहले पॉइंट बताया था कि उसका ही एक्सटेंशन है, आपने उस सारा का सारा क्रेडिट आपने ले लिया है कि नहीं ले लिया। दोनों के बीच में 2B और 3B के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कि 2A 2B 3B समझते हैं? यस या नो बताएंगे? यस या नो बताएंगे? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द मैसेजेस गाइस। नो वरीज। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने उनका पेमेंट 180 डेज के अंदर कर दिया है कि नहीं कर दिया। अगर हमने किसी भी सप्लायर का पेमेंट 180 डेज के अंदर नहीं किया होता तो हम उसका जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते, इनपुट नहीं ले सकते। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है 31 मार्च को कि कोई हमारा बिल तो नहीं पेंडिंग है। अगर बिल पेंडिंग है तो उसको क्लियर करें, और हम एक ये रूल क्रिएट कर लें कि 180 दिन से ऊपर किसी का पेमेंट नहीं होना चाहिए। अब एक और प्रॉब्लम आता है कि हमको ये चेक करना चाहिए कि हमने पूरे साल में जो हमने इनपुट लिया है कोई ऐसा इनपुट तो नहीं ले लिया जो हमारे लिए इनएलिजिबल हो, या फिर वो हमने ऐसी सप्लाईज में यूज किया हो जो एग्जेम्प्टेड हो, या फिर हमने ऐसा कोई क्रेडिट ले लिया जैसे बिल्डिंग बनाने का है, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर जो हमने मटेरियल खरीदा उसको हमने जीएसटी पे किया और हमने उसको इनपुट ले लिया, जो कि हम नहीं ले सकते हैं। वी जस्ट नीड टू चेक कि हमने कोई ऐसा इनएलिजिबल वाला क्रेडिट तो नहीं लिया। अगर हमने लिया है तो उसको 31 मार्च की रिटर्न में चेक करें, उसका रिकंसिलेशन करें और उसको रिवर्स करें, ताकि हमारे ऊपर पेनल्टी या कोई पेनल कॉन्सिक्वेंसेस ना आए। जहां पे हम रिवर्स चार्ज के अंदर हम लोग को जीएसटी पे करना होता है उसमें चेक करें कि हमने सेल्फ इनवॉइसेस क्रिएट कर दिए हैं कि नहीं। अगर हमने सेल्फ इनवॉइसेस नहीं क्रिएट किए तो वो हमें करनी चाहिए बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड एज पर द जीएसटी लॉज। हमने जहां पे हमें रिवर्स चार्ज के बेसिस में हमको जीएसटी पे करना होता है वहां पे हमें पेमेंट वाउचर्स करने चाहिए। जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन के बिल है, ट्रांसपोर्टेशन पे हमको रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता है, तो वहां पे हमें
कंपलसरी कि जब भी हम उनको पेमेंट करें ना, हम उनको पेमेंट वाउचर भी भेजें। वैसे तो पेमेंट वाउचर जब हम टैली में डालते हैं तो निकलता ही है, तो वी ऑल्सो रिक्वायर टू सेंड देम टू द सप्लायर्स एज वेल। Now, the very important point, bill of supply. What does it mean? हमारी जितनी भी सप्लाईज होती है, उनका हमारे पास बिल होना चाहिए, राइट? हमारे पास अगर टैक्स इनवॉइस होगा, जहां पर हमको जीएसटी लगता है, तो वहां पे हम टैक्स इनवॉइस लेते हैं। लेकिन जो हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती है, उसके अगेंस्ट में हमें जो डॉक्यूमेंट मिलता है वो बिल ऑफ सप्लाई होता है। हमारे पास सारी सप्लाईज का इधर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, इधर बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। तो मेक श्योर कि जितना भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो वहां पे हमको टैक्स इनवॉइसेस मिलना चाहिए, इधर हमें बिल ऑफ इनवॉइसेस मिलना चाहिए। उसके बाद आता है रिकंसिलिएशन विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमें हमारे जितने भी जीएसटी के रिटर्न्स हैं, हमारा जो जीएसटी का इलेक्ट्रॉनिक लेजर है, जो लाइबिलिटी है, वो हमारी बुक से रिकंसाइल होना चाहिए। जैसे ही आप 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, साथ के साथ हमको अपनी बुक्स को भी मैच कर लेना। बुक्स को क्लोज करते ही बुक्स को मैच करना चाहिए पोर्टल के रिकॉर्ड्स के साथ। पोर्टल मतलब जीएसटी पोर्टल के रिकॉर्ड के साथ, कि आर दे मैचिंग और नॉट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ट्रांजैक्शंस अगर हमारी जीएसटी पोर्टल में रह गई, या जीएसटी पोर्टल की हमारी बुक्स के अंदर रह गई, तो वो ऑडिट के टाइम पे या नोटिस जब हमें जीएसटी डिपार्टमेंट पे से आते हैं, तो वहां पे बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है और हमारे को पैनल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। बट ऑलवेज बेटर टू डू अ रिकंसिलिएशन बिफोर इन द टाइम, और अगर कोई गैप्स रह गए हैं तो उनको आइडेंटिफाई करें और उनको उनके ऊपर एक्शन ले, जो भी रिक्वायरमेंट है। एलयूटी का पॉइंट जो मैंने सबसे पहले बताया था सेशन शुरू करने से पहले, कि अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो हमें हमारा आज ही हमको 1 अप्रैल है 23-24 के लिए हमको अपना एलयूटी फाइल करना है गवर्नमेंट पोर्टल पे जाके, ताकि हम पूरे साल अपने एक्सपोर्ट्स की जो हमारी इनवॉइसेस हैं बिना जीएसटी पेमेंट के हम उनको रेज कर सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अगले साल की तैयारी के लिए है। तो गाइज, ये जो पूरी चेकलिस्ट मैंने आपको बताई जीएसटी और इनकम टैक्स के लिए, ये हमारी एक्टिविटीज की लिस्ट है जो हम को करनी चाहिए ईयर एंड पे, जो एक अकाउंटेंट के लिए एक तरीके से बाय लॉ है। आप कहीं पर भी जब काम करने जाएंगे या जब आप काम करेंगे, तो आपको अपनी इस चेकलिस्ट को आप अपनी दीवार पे लगाइए और इसके एक एक पॉइंट को बाइबल की तरह मानिए और इसको कंप्लीट करिए। आपकी क्लोजिंग इतनी स्मूथ होगी और आपकी गलतियों के चांसेस खत्म हो जाएंगे। आप इसमें से जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जो भी काम अभी जिन्होंने बिजनेस नहीं जो मतलब जिन्होंने काम शुरू नहीं किया है या जॉब शुरू नहीं किया है, या फिर जो ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं, सबको इन सब पॉइंट्स के बारे में पता नहीं चलता और ऑडिट के टाइम पे उनको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रिटर्न्स के टाइम पे बहुत सारी गलतियां होती है जिसकी वजह से बिजनेस को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। अकाउंटेंट्स को बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑफिसर्स में उनको कई बार सीनियर्स की डांट भी खानी पड़ती है। तो दिस इज अ चेकलिस्ट which needs to be followed by every accountant and accounting person. This is a very important checklist. इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनके वो एक्चुअली बहुत वास्ट पॉइंट है और वो अपने आप में एक एक टॉपिक है। वो तो हमने तो उन सब कुछ चीजों को मतलब हर एक पॉइंट का एक करने का अपना तरीका है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट। इसको समझने के लिए अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं, अपना करियर फ्लरिश करना चाहते हैं अकाउंट्स में, तो हमारा एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। उसको आप अपने करियर में उसको करने के बाद बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। हम इस कोर्स के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं।
बिकॉज हम इसी फील्ड से हैं, पिछले 14 साल से हम यही कर रहे हैं। हमारे सारे फैकल्टीज जो है वो अकेडमिक से नहीं है, इंडस्ट्री से है। तो जो लोग भी अपना अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आज जितने भी हमारे वेबिनार के अटेंडीज हैं उनको के लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर आए हैं। इस ये जो हमारा कोर्स है, वैसे उसकी जो प्राइसिंग है वो 35,000 रुपीज है। बट जो आज हमारे अटेंडीज हैं, अगर आज आप इसको ज्वाइन करते हैं तो हम इस मतलब हमने कल तक इस कोर्स की जो का डिस्काउंटेड प्राइस रखा था वो ₹10,000 रखा था, जिसको हम आज के लिए और एक्सटेंड कर देंगे अपने अटेंडीज के लिए खाली। तो अगर आज आप इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप इस कोर्स में 10,000 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं, जो 3 महीने का कोर्स है और लाइव क्लासेस है। जैसे आज हमने वेबिनार दिया है, ये पूरा लाइव क्लासेस है, जिसके अंदर दीप्ति, कैन यू प्लीज रन the PPT for integrated course? I just want to explain that as well. Should I stop screen? दीप्ति? तो ये हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो हमारा आज स्पेशल हम ऑफर प्राइस लेके आएंगे। अगर आज आप इसको आज ज्वाइन करते हैं तो दिस वुड बी ऑन 10,000 रुपीज, जिसमें आप पूरा आप इसमें पूरे अकाउंटिंग समझ सकते हैं। हम पूरा अकाउंटिंग, टैक्सेशन, जीएसटी, ये हमारा कोर्स है जिसके अंदर हम पूरा अकाउंटिंग, आपको बैलेंस शीट कैसे बनाना है, P&L कैसे बनाना है, जीएसटी का हम पूरा ट्रेनिंग देंगे, रिटर्न फाइलिंग का देंगे, टीडीएस का देंगे, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे कि कैसे ईमेल राइटिंग करना चाहिए, टैली का ट्रेनिंग देंगे, और एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है जिनको एक्सेल नहीं आता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो ये हमारे कोर्स का करिकुलम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आज का स्पेशल डिस्काउंट रहेगा 10,000 रुपीज का, अगर आप आइडियली देखेंगे तो इस कोर्स की वैल्यू 10,000 से बहुत बहुत ज्यादा है। ये अपने आप में 5 या 6 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है। this is only for today, so I if you want to understand और आपको अकाउंट्स में अपना करियर एक्सेल करना है तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर यू। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसके साथ आपको 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी देते हैं अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। हम आपको प्लेसमेंट्स में फुल असिस्टेंस करेंगे, बिकॉज हमारी रीच ही इंडस्ट्री में है। हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, हमारे पास फुल फ्लेजेड अकाउंट प्लेसमेंट टीम है जो पैन इंडिया काम करती है। तो आई सजेस्ट यू नॉट टू वेट फॉर एंड डू, आप कोर्स का रजिस्ट्रेशन कराएं। हमारा कोर्स 15 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वीकेंड में क्लासेस होंगी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अभी टेंटेटिवली जो क्लास की टाइमिंग है वो शाम को 6 से 9 है, जो हम फिर अपडेट कर देंगे एग्जैक्ट टाइमिंग। और ये लाइव कोर्स होगा, आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी क्लास के बाद, बट आई प्रेफर कि आप सब लोग लाइव ज्वाइन करिए। इसमें क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। हम उसके बाद आपको, ऐसा नहीं है कि आपके कोर्स खत्म होने के बाद आपको और हमारा इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे, हमारा जो कम्युनिटी है जिसके अंदर आप लोग सारे जब भी आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है या फिर सॉरी गाइस, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो उसमें हम आपका हैंड होल्डिंग करेंगे। आप कहीं किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं अकाउंट्स को रिलेटेड, तो हम आपको वो सॉल्व करेंगे। आपको मेंटर्स मिलेंगे यहाँ पे, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी कि कैसे इंटरव्यू में प्रेजेंट होना है, कैसे सवालों का जवाब देना है। तो दिस इज अ इंटीग्रेटेड कोर्स वेयर वी गिव 360 डिग्री हेल्प टू आवर कैंडिडेट और आवर स्टूडेंट्स। जो भी हमारे से साथ ही कोर्स करते हैं उनका प्लेसमेंट होने की उनका प्लेसमेंट मिलता है कंपनीज में। कुछ लोगों को हम लोग खुद अपने पास प्लेस कर लेते हैं, बिकॉज हमें तो हमेशा ही अकाउंटेंट्स की नीड होती है। दीप्ति, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट, ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का है, जो हम अकाउंटिंग में जो सारे एक एक टॉपिक आपको बताएंगे। इससे पहले वाली स्लाइड पे जाना दीप्ति।
ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप देखेंगे कि इसमें से ये सारे टॉपिक्स हमारे चेकलिस्ट का पार्ट थे। आज ये सारे टॉपिक चेकलिस्ट का पार्ट थे। इन पर एक एक क्लास है, अब अभी देख चेक कर सकते हैं तो वो जो चेकलिस्ट है उसका एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। तो कैसे स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए, कैसे ईयर एंड एडजस्टमेंट करनी चाहिए, फाइनल अकाउंट कैसे होंगे, बीआरएस कैसे होगी, तो आप खुद देखिए कि वो सारे टॉपिक्स का पार्ट है। दीप्ति, कैन यू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कैसे रिकंसिलेशंस की जाती हैं, ये हमारा जीएसटी में कैसे हमें काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। टीडीएस, अभी जो आपने टीडीएस के जितने पॉइंट्स देखे वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है और अकाउंटेंट्स इसमें सबसे ज्यादा लैक करते हैं कि ऑफिस में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे ईमेल राइटिंग करनी है, कैसे पीयर कम्युनिकेशन करना है। उसके लिए भी हमने इस कोर्स के अंदर एक प्रॉपर टॉपिक रखा है कि इसको कैसे करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपके ग्रोथ में ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम अकाउंटेंट्स बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, सफर करते हैं। बट हमने इसको एक बहुत अच्छा वेटेज देते हुए इसको इंक्लूड किया है अपने कोर्स में, जो आपको करियर में एक्सेल करने में बहुत हेल्प करेगा। दीप्ति, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे टैली के टॉपिक्स है हमारे कि हमें कैसे टैली पे काम करना है। दीप्ति, नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेल, जो मैंने आपको बताया, एक्सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसमें हम एक्सेल आपका बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, कैसे एक्सेल की चार्टिंग होती है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है, कैसे फॉर्मुलेज करने हैं। अगर आप एक्सेल में को एक्सेल करते हैं, मतलब एक्सेल में आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर रहती है, तो जो काम लोग 4-4 घंटे में करते हैं वो हाफ एन आवर में कर सकते हैं। एक एक आपका स्किल सेट डिफरेंट हो जाता है, जिसमें बहुत सारे अकाउंटेंट्स को मैंने देखा है आता ही नहीं है। तो ये आपका स्किल सेट ही चेंज कर देगा। ये जो हमारा छोटा सा आपको ये जो कोर्स दिख रहा है, दिस इज 3 to 4 मंथ्स का कोर्स है। ये आपको एक तरीके से प्रोफेशनल बना देगा आपको काउंटिंग के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड। हम आपको हमारे जो क्लाइंट है जिनके लिए हम लोग काम करते हैं वो अकाउंटिंग और मतलब जो हम उनके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं वो अलग अलग कंपनीज हैं, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हम अकाउंटिंग फर्म्स में प्लेस कराते हैं, ऑडिट फर्म्स में कराते हैं, कंपनीज में कराते हैं, फाइनेंशियल फर्म्स में कराते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा हम एक एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे हम एम्प्लॉयज को, ना कि मतलब एकेडमिक्स, तो इसके अंदर थ्योरी सबसे कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। हम इसमें वो चीजें मतलब हमारे कोर्स का एस्पेक्ट ही वो है जो हम डे टू डे में हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो जो हमारा स्टूडेंट है उसको एक 360 डिग्री मतलब उसको एक टोटल सपोर्ट स्ट्रक्चर मिलता है अपने आप को ग्रो करने के लिए, ट्रेन करने के लिए और प्लेसमेंट्स के लिए। हम उनको इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन कराते हैं, उनका सीवीज प्रॉपर राइट करवाते हैं, ताकि उनका रिजेक्शन मिनिमाइज हो जाए और वो जल्दी से जल्दी एक अच्छी जॉब में जा सके। जॉब में जाने के बाद भी हम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। वो जहां पर भी प्रेशर फील करते हैं या फिर वहां पे उनको चैलेंजेस फील होते हैं, वो हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। दे आर अ पार्ट ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप, दे आर अ पार्ट ऑफ अ फेसबुक ग्रुप, दे आर अ पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी जहाँ पे उनको एक मेंटर मिलता है। एंड वी हैव अ लाइव सेशंस एज वेल, जहाँ पे हम उनका हर तरीके से मेंटली, हम उनको टेक्निकली, हम प्रोफेशनली उनका सपोर्ट करते हैं, ताकि हम एक सपोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सके। हमारा मोटिव है हम सपोर्ट ग्रुप क्रिएट कर सके और हमारे स्टूडेंट्स को हमेशा एक ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं, दे आर ऑलवेज विद मेंटर्स। तो ये हमारा मोटिव है इस कोर्स का। तो आई वेलकम यू गाइस, यू कैन ज्वाइन। टुडे इज द लास्ट डेट फॉर द डिस्काउंट, अदरवाइज is there anyone else who wants to ask anything or any questions for regarding the course? No problem. Uh, so guys, we are closing this webinar. Thank you for joining, and I hope you will join our course and get the benefit. आप इसका लाभ उठाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और हम आपको टॉपिक शेयर कर देंगे। थैंक यू।
Thank you for the session, Shikha ma'am, and we all hope for the next session to be like this. एंड जिसको जिसको किसी भी तरह की क्वेरी है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैंने सारी कांटेक्ट डिटेल्स और पीपीटी भी शेयर करी है. यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन फॉर रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक. और हमारे कोर्स से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. और मैंने आपको कोर्स का लिंक भी शेयर किया है, आप उस पर भी गो थ्रू कर सकते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. एंड रिलेटेड टू आवर कोर्स, हमारा जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो सिर्फ आज के लिए ही है फॉर 10,000. फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द कोर्स प्राइस विल बी ऑफ 25,000. सो किसी को भी रजिस्टर करना है फॉर द कोर्स टू गेट अ डिस्काउंटेड प्राइस तो वो आज तक में कर सकते हैं. उसके बाद कल अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 25,000 का ही कोर्स वैल्यू मिलेगा. अदरवाइज आप 10,000 का ही प्राइस अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आज आप वो कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. सर्टेन अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप पे कर सकते हैं एंड 15th के पहले पहले आप फुल अमाउंट पे कर सकते हैं. सो यू विल बी एनरोल्ड फॉर द डिस्काउंटेड प्राइस. Thank you so much for everybody who has joined for this session. We hope and we will surely share the recording with you who all have been there for the session till the end. Okay. Thank you so much. Have a great weekend.